हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ, बड़ी इंटरेस्ट के साथ अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे। जितने भी लेक्चर हम आपके सामने ला रहे हैं, बहुत मेहनत से हम भी आप तक लेक्चर पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें भरोसा भी है और हम उम्मीद भी ऐसी ही करते हैं कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, करते रहिए बेटा, मेहनत से ही एक अच्छा फल मिलता है। अपने माँ बाप की जो भी उम्मीदें हैं उस पर आप सबको खरा उतरना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आप एजुकेशन से अगर जुड़ के चले तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है कि मतलब इस माध्यम से आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोई अगर बिज़नेस करना चाहेंगे आप तो उसमें तमाम बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, मेन मार्केट में दुकान चाहिए, गट्स चाहिए बिज़नेस के, है ना। मतलब कुछ भी सही, अगर बहुत लोअर स्टैंडर्ड में पहुंच जाएं, अगर मजदूरी भी करना पड़ गई आपको, वो भी आपके लिए धूप छाँव बारिश गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। तो मेरा मतलब बेटा, एजुकेशन से अच्छा कोई माध्यम नहीं। और माँ बाप हर बच्चे के लिए ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, हम किसी भी तरीके से पढ़ाएंगे, हम कैसे भी करके उसको मैनेज करें, लेकिन वो पढ़े। तो बेटा आप पढ़ो, आप अभी फ्री होल्ड हो, आप अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़िए। आप अपनी बढ़िया तैयारी करिए, अच्छे से 12th पास आउट करिए। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सफल हों और अच्छी मार्किंग से सफल हों। चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको सारे डेरिवेशंस इस चैप्टर के बताए थे, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस थे और आप सब ने बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे। और आज के लेक्चर की बात करें, अगर हम नए लेक्चर की बात करें तो बेटा, जैसे पिछला लेक्चर आपका डेरिवेशन का लेक्चर था, डेरिवेशन डे था, उसी तरह से आज का बेटा जो नया लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स के लिए है। यानी आज का दिन न्यूमेरिकल्स का दिन है, न्यूमेरिकल डे है। ठीक, तो न्यूमेरिकल डे है तो फिर न्यूमेरिकल का जो फॉर्मेट होता है हमारे अकॉर्डिंग कि न्यूमेरिकल को हमें कैसे लगाना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो पूरे चैप्टर के जितने भी आपने फार्मूलाज पढ़े हैं अलग अलग टुकड़ों में, कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं वैद्युत बल का सूत्र, कहीं किसी का कहीं किसी का, इस तरीके से आपने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं, सारे फार्मूलाज आपकी नोटबुक में किसी एक पेज में कलेक्ट हो जाना चाहिए, जिसको हम सूत्रावली कहेंगे, जिसको हम सूत्रावली कहेंगे, फार्मूला इंडेक्स एक पेज में कलेक्ट हो जाना चाहिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें कोई फार्मूला नहीं याद आ रहा तो हमें ये मतलब नहीं कि हम उस चैप्टर के 12 पेज हैं, 15 पेज हैं, 16 पेज हैं, 14 पेज हैं, हम सबको पलटते फिरें। उसी एक पेज में सारे फार्मूलाज होना चाहिए, उसके सिंबल्स होना चाहिए हमारी जानकारी में, है ना, कि किसको क्या कहते हैं। और पूरे चैप्टर में जो बहुत आवश्यक मान होते हैं, जिनकी हमें हर सवाल, हर अल्टरनेट सवाल में नीड होती है कि इसका मान क्या होता, इसका मान क्या होता, ऐसे कुछ 2-4 विशेष मान हमें याद होना चाहिए। ठीक, तो मेरा मतलब ये रहता कि इन सारी चीज़ों का कलेक्शन एक ही पेज में होना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए और आप अपना एक उसी पेज को निकाल लें और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं, सारे फार्मूले आ जाएं, सारे सिंबल्स आ जाएं। तो ये है हमारा फॉर्मेट। ये देखिए सूत्रावली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही, 1 2 3 4 5 करते हुए हमने ओवरऑल इस चैप्टर के 11 फार्मूलाज बताए हैं आपको स्क्रीन पे। पहला फार्मूला Q बराबर IT, दूसरा Q बराबर NE, इस तरीके से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके हमने सारे फार्मूलाज कर लिए तो हमें जो बहुत ज़रूरी मान रहते हैं, जो ज़रा में किसी न किसी सवाल में आते रहेंगे, लेकिन आपको परीक्षा में जब सवाल आएगा तो वो मान नहीं होगा, उसमें वो फिक्स वैल्यूज़ हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो मान हो, आपको याद रखना पड़ेंगे।
ठीक। इसलिए हर चैप्टर के जो बहुत ज़रूरी मान है वो आपको याद करना पड़ेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। इसी प्रकार नीचे भी तमाम चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद इसके प्रतीक यानी सिंबल्स कि हम किसको क्या कहते हैं। अगर सवाल में आ गया, हमें मालूम है कि आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। सवाल में आ गया 5 कूलाम का आवेश किसी कण पर है, तो आप उस किसी कण पर आवेश 5 कूलाम है तो उस आवेश को आप क्या लिखेंगे। अगर मालूम है कि क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो क्यू बराबर 5 कूलाम लिख देंगे। ठीक। अच्छा, इस तरह से सारे सिंबल्स हैं। ये लास्ट तक 2L द्विध्रुव की लंबाई, जो वैद्युत द्विध्रुव बनाया था हमने, बताया था, उसकी लंबाई यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी जो होती है वो 2L कहलाती है। ये सारे सिंबल। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद चलते हैं आज के न्यूमेरिकल डे का पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा न्यूमेरिकल हम स्क्रीन पे लिखेंगे, है ना, और इसके बाद एक सेकंड थोड़ा सा तो मेरा मतलब ये था कि बेटा न्यूमेरिकल जो है वो स्क्रीन पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस न्यूमेरिकल को आपके सामने करेंगे तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें थोड़ा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बताने की। लेकिन अब जैसे कि एक कोई न्यूमेरिकल लगवाया, उसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो जस्ट उसी तरह का है ना, तो फिर इस तरह के न्यूमेरिकल को हम छोड़ के चलेंगे ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करें उससे, और दूसरा ये है कि आप कम से कम जो है आप अपना समय भी बचा सकें। ठीक है, उससे आपका समय भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको हम HW कह सकते हैं होमवर्क, उसके लिए आपको कुछ सवाल एक्सरसाइज में रह भी जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, बाकी हम कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसका न्यूमेरिकल हम आपको मिस कर दें। हर कॉन्सेप्ट से, हर फार्मूले से आपको एक दो न्यूमेरिकल सब मिलेंगे। मतलब ऐसा मान के चलिए बस कि अगर एक्सरसाइज में 40 सवाल हैं तो 30 सवाल आपको, 25 सवाल, 30 सवाल आपको हर हाल में मिलेंगे। ठीक, और जितने भी वैसे सवाल होंगे जो आपकी रेंज से, आपकी पहुंच से, आपकी समझ से बाहर होंगे, वो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो हम आपको मिस करें। वो सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। ठीक, बस कुछ ही सवाल छोड़ना है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो भी सेम टू सेम जो होगा। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए आप। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। 19 कूलाम ऋण आवेश होता है। फिर आगे कह रहा अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। बेटा क्या पूछ रहा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। ठीक, आपसे सवाल में कह रहा इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये फिक्स होता है, सवाल में ना दे तो भी आप याद रखो। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। बेटा अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या बताया था, E।
अब उसका 2 गुना तो कितना 2e, चलो भाई 2 इंटू ई का मान रख दो 1.6 इंटू 10 की घात -19, तो ये हो गया 16 दूनी 32, यानी 3.2 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आ गया। दूसरा सवाल देखिए आप, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। आप सुनना ध्यान से, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। हम सवाल को लिख दें, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। कैसा आवेश है बेटा? धन आवेश है। फिर कह रहा है बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। सवाल को आप आराम से पढ़ो, सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। आवेश कितना बता रहा? 2.4 इंटू 10 की घात -18। इसका सॉल्यूशन ये था, इसका सॉल्यूशन ये आ रहा। आवेश आपको बता रहा, आवेश को क्या लिखेंगे बेटा? Q। आवेश को Q से प्रदर्शित करते, Q बराबर 2.4 इंटू 10 की घात -18 कूलाम। धन आवेश है, ये दिमाग में आप रखिएगा। आगे कह रहा बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा आपसे, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। n का मान आपको ज्ञात करना है। एक सूत्र बताया था बेटा हमने, Q बराबर n इंटू ई। अब आपको अगर n ज्ञात करना है, तो e को अपॉन में ले आओ। n बराबर हो जाएगा Q अपॉन ई। Q का मान दे रहा है 2.4 इंटू 10 की घात -18 अपॉन में आए स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर 24 नीचे 16। अगर हम 8 से काटना चाहें तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ये तो संख्याओं का निपटारा हो गया। अब घातों से निपटा जाए। ये घातें माइनस में हैं, 19 ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और 18 माइनस में है तो 19 घातें प्लस की, 18 घातें माइनस की, तो कितना बचा? 19 से 18 घट गया 10 की घात 1। और 1 लिखना तो गंदी बात होती बेटा, अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो ऊपर क्या बना? 3 धाम 30 और 2 से काट दो तो 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें ये और क्लियर करना है कि 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। ठीक, तो अब आप देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा था कि एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है। धन आवेश है। अब आप याद करिए आवेश की उत्पत्ति, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते थे, उस चालक पर धन आवेश आ जाता था। अगर इस चालक पर धन आवेश है तो इसका मतलब इस चालक से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसको नोट करते हैं, आगे चलते हैं। नोट करिए।
अगला क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी बेटा, है ना, कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल आप लगाया करिए, उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स का जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करें, बाकी किसी भी बुक से लगाएं, हम तो कह रहे एक राइटर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट और अच्छी तैयारी करने का मतलब ये होता है कि आप एक राइटर की जगह 2 राइटर के न्यूमेरिकल्स लगाइए, डिफरेंट न्यूमेरिकल लगाइए, उससे आप और अच्छा सीखेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, कह रहा है नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अगर हम इसके हिसाब से चलें बेटा कि इसमें जो कुमार मित्तल की बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें जो सीरियल है, या तो कहिए हम उसके हिसाब से चलें, और या कहिए फिर हम सीधा अपना सीरियल 1 2 3 4 करते जाएं, है ना, बात समझ में आ रही। तो हम अपना सीरियल 1 2 3 4 करते जा रहे, आप अपने जब उसमें पहुंचेंगे न्यूमेरिकल उठाएंगे, बुक उठाएंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आपको जो सवाल जिस सीरियल पे मिल रहा हो आप उस सीरियल से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल इसमें कह रहा है नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। सवाल आपका इस तरह से है, नाइट्रोजन सब लोग जानते होंगे N714, ये नाइट्रोजन का नाभिक है, और सवाल में क्या कह रहा बेटा, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए, ठीक, कूलाम में आवेश की गणना कीजिए नाइट्रोजन नाभिक पर। चलिए आराम से समझो, बहुत सिंपल सवाल एकदम बिल्कुल। नाइट्रोजन नाभिक है। अब आप एक बात बताएं हमें, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, सबने अच्छे से पढ़ी होगी, ये जो नाभिक है बेटा, इस नाभिक में अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो नीचे संख्या लिखी होती है बेटा इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जो ऊपर संख्या लिखी होती है इसको परमाणु भार कहते हैं। किसी तत्व में, किसी नाभिक में वो जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। अगर इस नाभिक में, नाइट्रोजन नाभिक का परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको स्मॉल n कहते हैं, n का मान कितना है, 7। पूछ क्या रहा है, कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। बेटा आवेश पूछ रहा, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, Q का मान ज्ञात करना है। नन्हा सा सूत्र इसका अभी इस पिछले सवाल में भी बताया, Q बराबर N × E। आपको बेटा Q ज्ञात करना है, तो N का मान 7 है, और E का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19। 16 × 7 = 112, यानी 11.2 × 10⁻⁻19। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगला देखिए, अगले सवाल में आपसे कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आगे कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए, ठीक। समझो बेटा सवाल को आराम से, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन।
बहुत सिंपल तरीके से समझना है आपको, बिल्कुल कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी न्यूमेरिकल्स लगाने में। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट आ गया, ठीक है। इसमें आवेश पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा था। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, इसमें भी आवेश पूछ रहा है, सॉरी इसमें भी आवेश पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क आ गया, थोड़ा उसको आपको समझना है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर तो 500 दे रहा है, और आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा पूछ रहा है, सूत्र वही लगेगा, Q बराबर n इंटू ई। n का मान बेटा 500 है और स्मॉल e का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। बेटा ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो माने 2 घातें, और ये दोनों घातें इसी में जोड़ दो। -19 में 2 घातें जोड़ देंगे तो यहाँ घातें हो जाएंगी -17। अब यहाँ बचा 5। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, दशमलव से 0 हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8 इंटू घातें कितनी हो गई थी, तो -19 थी, और ये 2 घातें जोड़ दी तो घातें हो गई -17। 8 इंटू 10 की घात -17 आ गया। क्या निकाला, आवेश। और आवेश का मात्रक बेटा क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब आगे कह रहा है इसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति है ना। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, यानी वो आवेश जो निकाला वो धन आवेश है या ऋण आवेश है, ठीक। तो वो कौन बताएगा, बेटा ये बताएगा कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। अब 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब वो चालक धन, भाई इलेक्ट्रॉन कहीं से कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माने ऋण आवेश कहीं से कम हो जाएगा तो वो चालक ऑटोमेटिकली धन आवेशित हो जाएगा। तो अगर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक पर इतने कूलाम का धन आवेश होगा। अगर कहता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब चालक पर इतने कूलाम का ऋण आवेश हो जाता। तो इस पर कौन सा आवेश होगा बेटा, धन आवेश होगा। ये लीजिए नोट करिए। एक मिनट, एक सवाल और छोटा सा हो जाए फिर आप नोट करिए। ये छोटा सा है इसलिए कह रहा है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, 81 हो, आगे सवाल में कह रहा है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक। समझना बेटा, बहुत सिंपल सा छोटा सा सूत्र, नन्हा सा। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, बेटा परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, और K का मान कितना है, 81 है। आगे कह रहा इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। अब वैद्युतशीलता याद करिए आप, एप्सिलॉन 0 के बारे में पढ़ा है ना। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती, एप्सिलॉन 0। हमने आपको बताया था अगर निर्वात की वैद्युतशीलता कहे तो एप्सिलॉन 0, यानी एप्सिलॉन में 0 लगा दें, और अगर किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कह रहा है तो 0 ना लगाएं। आपसे क्या कह रहा, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब कि किसी के सापेक्ष, यानी किसी माध्यम के सापेक्ष, और जब किसी माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा तो उसमें हम 0 नहीं लगाएंगे, केवल एप्सिलॉन। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तिर्यक गुणा करा दें तो यहाँ एप्सिलॉन है, और तिर्यक गुणा करा दें तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन 0। बेटा K का मान 81 यानी 81 दे रहा है, और एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है।
कितना होता है 8.86 या 8.5 कुछ भी कर लो, इंटू 10 की घात -12। इसका आप गुणा कर लेंगे, रह गई मान जो भी आएगा, रह गया कि मान कोई भी निकालो, आप मात्रक सहित लिखा करो। जैसे यहाँ पर आवेश की गणना की तो आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, वो हमने मान के आगे लिख दिया। मात्रक सहित ही आंसर आपको देना, वरना आपका आधा एक नंबर कट जाएगा परीक्षा में। ठीक, तो एप्सिलॉन क्या होता है बेटा? वैद्युतशीलता होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक, तो मात्रक की जहाँ तक बात रही, तो मात्रक क्या होगा? अगर कूलाम साहब का वैद्युत बल का सूत्र याद है तो आप उससे बना सकते हैं आसानी से। मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे और सारे न्यूमेरिकल्स आपको बढ़िया समझ में आएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल से बेटा डरा नहीं जाता है, डर के आगे जीत है। आप डर के आगे निकलिए, बस डरा कहीं नहीं जाता। न्यूमेरिकल इतना बढ़िया टॉपिक होता है फिजिक्स का कि अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत कर गए, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले आए, तो आपको न्यूमेरिकल इतने अच्छे आएंगे। और जब न्यूमेरिकल अच्छे आएंगे तो बेटा आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली तैयार होगी। लेकिन जिस वक्त आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर माने थ्योरेटिकल पोर्शन जब पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट अपना पढ़ रहे हो चैप्टर का, तो बेटा इतना ध्यान दिया करिए कि न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ध्यान देना बेटा, एक यूरेनियम, यू परमाणु क्रमांक 92 होता है, परमाणु भार 238 होता है। ये यूरेनियम परमाणु है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। अल्फा कण उत्सर्जित करता है। आराम से समझो बेटा, एक एक सवाल को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, आप केवल समझिए और धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। आपको न्यूमेरिकल का डर आपके दिल दिमाग से ना निकल जाए तो ये मेरी गारंटी है, आपके दिल दिमाग में कभी डर नहीं रह जाएगा। ये विश्वास रखिए मेरे ऊपर। बस थोड़ा सा बेटा एनर्जी हमको भी देते रहिए। हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने जितनी मेहनत से हमने आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाया है, उस हिसाब से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने जुलने वालों में, दोस्तों यारों में, अपने कज़िन्स में अगर हम चैनल को अपने शेयर करेंगे, लोग लाइक करें, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा करें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमको मिलेगी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। आप ही लोग हमारी ऊर्जा हो, आप ही लोग हमारा धन हो, और बेटा इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। आगे कह रहा है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 की घात -18
18 मीटर की दूरी पर हो, 9 इंटू 10 की घात माइनस 18 मीटर की दूरी पर हो, दूरी पर हो, तो आगे क्या कह रहा है सवाल? आगे कह रहा है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, कार्यरत होगा। ठीक, आराम से समझो, बहुत सिंपल सवाल, बस सिर्फ आराम से समझो। हो सकता है आप लोगों ने इस सवाल को देखा हो, आप लोगों में डर रहा हो, या आप लोगों को ये सवाल ना आया हो, उससे आप डर गए हो, छोड़ दिया हो, मिस कर दिया हो। आज आप देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। कह रहा है एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। बेटा एक बात समझो, यूरेनियम परमाणु ये है 92,238, और क्या कह रहा है? एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी अपने अंदर से एक अल्फा कण निकाल देता है। उत्सर्जित करने का मतलब निकल जाना। तो एक अल्फा कण आप यहाँ से निकाल दीजिए। अगर आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो रदरफोर्ड सॉडी और फैजांस का नियम, उसमें सॉडी और फैजांस के नियम में, समूह विस्थापन नियम में ये बताया गया है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा कण निकल जाता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ठीक, एक अल्फा कण निकल रहा है, इसलिए परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, यानी 92 की जगह 90 हो जाएगा, और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर परमाणु भार 238 है, 4 की कमी हो जाएगी तो 234 हो जाएगा। अब ये यूरेनियम था, लेकिन अब ये यूरेनियम तो नहीं रहा, कोई दूसरा नाभिक बन के तैयार होके आ गया। और इस नाभिक जिसमें 90-234 होता है, इस नाभिक को बेटा क्या कहते हैं? थोरियम कहते हैं। ठीक, आगे सवाल देखिए। अल्फा कण उत्सर्जित करता हो गया। फिर कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर है, क्या कह रहा? किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, तो अल्फा कण, अगला चित्र समझना थोड़ा सा, ये अल्फा कण है बेटा, ये अल्फा कण है, और विघटित परमाणु के केंद्र से, तो विघटित परमाणु बेटा कौन सा है? विघटित का मतलब जो टूटने के बाद बना है। तो पहले तो यूरेनियम था, और टूटने के बाद कौन सा बना? थोरियम। ठीक, थोरियम 90-234। ये लीजिए, एक अल्फा कण है, एक थोरियम है। क्या कह रहा? अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 9 इंटू 10 की घात माइनस 18। अब आगे क्या कह रहा? तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, इस पर कितना बल लगेगा? बेटा आपको F ज्ञात करना। ठीक, और कूलाम साहब का नियम आपने अच्छे से पढ़ा। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से क्या पढ़ा? कूलाम साहब का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही था ना कूलाम साहब के द्वारा वैद्युत बल का सूत्र। चलिए, इसका मान फिक्स होता है 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 Q2, एक कण ये है, दूसरा कण ये है, इसका आवेश Q1 मान लो, इसका आवेश Q2 मान लो। ठीक, इसका आवेश Q1, तो ये कौन सा कण है? अल्फा कण। तो बेटा अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो अभी हमने एक सवाल में भी बताया था, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। तो अल्फा कण का आवेश 2e हो गया। अब बात रही, चूंकि अल्फा कण में अगर हम बात करें तो अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु का नाभिक होता। बेटा आप सब 12th में आ गए, अच्छे से 11th पास आउट करके आए हैं। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु बोले तो 2He4 है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन कितने, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 2। भाई किसी नाभिक में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और ये परमाणु क्रमांक कहलाता, ये परमाणु भार कहलाता। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हुई। तभी तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए गौर से, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम परमाणु में। आप कह रहे 2, क्योंकि दिख रहा आपको। अब आइए यहाँ अल्फा कण। अब हम आपसे पूछें कि अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नीचे कोई संख्या ही नहीं लिखी जो आप बता दो। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसमें तो नीचे कोई संख्या दिख ही नहीं रही अल्फा कण में, है ना, हम कैसे बताएं। तो बेटा अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अगर हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो बस अल्फा कण में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आज के बाद आपको सवाल का जवाब याद रहना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया अगर कि अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल, तो आप बता दीजिएगा कि अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आवेश कितना होगा अल्फा कण का? इलेक्ट्रॉन का दुगना। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का दोगुना। इसी तरह अब इसमें आइए थोरियम में। बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 90 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आवेश, जब अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो उसका आवेश 2e, और जब इसमें 90 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आवेश 90e हो जाएगा। तो दूसरा आवेश क्या बना? 90e। बटे में आ जाइए, अपॉन में आ जाइए। r का मतलब दूरी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 9 × 10 की घात -18। 9 × 10 की घात -18। इसको आप कैलकुलेट करेंगे घर पे। स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई 2 बार आ रहा है। स्मॉल ई का मान फिक्स होता है 1.6 × 10 की घात -19। उसको आप रखिएगा और हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दमदार क्वेश्चन है। हम आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल्स बता देंगे कि जिस न्यूमेरिकल को देख के आपको थोड़ा सा डर लगने लगता होगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। ठीक, हम ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको बता के चलेंगे, ज़्यादातर ऐसे ही बताएंगे। चलिए, जो अपने आप में टेढ़े होंगे उनको सीधा करना हमारा काम है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, 7वां क्वेश्चन। ये हम अपना सीरियल लेके चले बेटा। आप अपनी बुक उठाना, एक्सरसाइज उठाना, और एक्सरसाइज में आपको जिस सीरियल पे जो सवाल मिले उसके हिसाब से आप सीरियल डालिएगा। हम अपने सीरियल के हिसाब से हम चल रहे 1 2 3 4 सीधा सीधा। क्वेश्चन आपका कह रहा अगला, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर, सवाल को हम पहले स्क्रीन पे पहुंचाएं बेटा, तब मज़ा आएगा आपको। हमने आपसे शायद पहले ही दिन कहा था, जब आपको मोटिवेट कर रहे थे हम एक छोटी सी स्पीच से, तो हमने कहा था बेटा हमारे पास कुछ है नहीं, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हम आपको स्क्रीन पे, बहुत अच्छी लाइटों के साथ, बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है अभी हमने आपको दिया है। अगर आपकी मेहनत, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रही तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सामने डिजिटल बोर्ड हो, आपके सामने एक अच्छी लाइटिंग व्यवस्था हो, सब कुछ अच्छा हो। ठीक, फिलहाल जब तक कुछ नहीं है तब तक आप इसमें सेटिस्फाई रहिए। बस मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, आज फिर बता रहे हैं कि मेरे पास है कुछ नहीं फैसिलिटीज़ के नाम पे, लेकिन जो हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे बेटा वो एक बहुत यूनिक फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी, विथ कॉन्सेप्ट, विथ न्यूमेरिकल्स। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। शायद हम आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाएंगे।
आपने 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर पढ़े, अभी तक देखा होगा, समझा होगा, आगे भी पढ़ते रहिए। ये गारंटी है कि आपको फिजिक्स हमारी समझ में आएगी, आप फिजिक्स तैयार कर लोगे हमसे। चलिए, बातों में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद किया जाता। 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू, एक सेकेंड, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 की घात -9, 80/3 इंटू 10 की घात -9 तथा 160/3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम आवेश हैं। कूलाम आवेश हैं, आवेश हैं। आगे कह रहा है तथा वे वायु में एक दूसरे से, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित है। 0.1 मीटर पर स्थित हैं। सवाल स्क्रीन पे पूरा आ जाए तो हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल यहां तक जो है वो तो खैर बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, इतना हिस्सा तो बहुत सिंपल है। आगे लेकिन इसमें ट्विस्ट है। फिर क्या कह रहा है, यदि उन्हें एक तार द्वारा एक तार द्वारा जोड़ दें, एक तार द्वारा जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा? तो बल कितना हो जाएगा? समझो भाई सवाल को। सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल आप समझिए। सवाल वालों ने क्या कहा आपसे बेटा? कह रहे हैं सवाल वाले कि 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 की घात -9 और 160/3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। 2 सूक्ष्म गोले हैं और उन पर इतने कूलाम के आवेश हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि पहले गोले का आवेश ये, दूसरे गोले का आवेश ये। तो हम इतना तो बेटा कह ही सकते हैं कि Q1 बराबर 80/3 इंटू 10 की घात -9, ये पहले गोले का आवेश हो गया। और Q2 बराबर 160/3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम। 9 है ना दोनों में, चलिए 10 की घात -9 कूलाम। ये Q1 और Q2 दोनों गोलों के अलग अलग आवेश हो गए। ठीक, आगे क्या कह रहा, वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं। यानी दोनों गोले, थोड़ा डायग्राम से समझो आप। ये मान लीजिए पहला गोला है A और ये दूसरा गोला है B। दोनों गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं बेटा? एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए। फिर आगे क्या कह रहा, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इन दोनों गोलों के बीच में वैद्युत बल ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर। 2 आवेशों के बीच की दूरी बेटा क्या कहलाती है? R बराबर 0.1 मीटर। दोनों के बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। F ज्ञात करना है बेटा। F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। कूलाम साहब का सूत्र वैद्युत बल का। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 का मान 80/3 इंटू 10 की घात -9
इंटू Q2 का मान 160/3 इंटू 10 की घात -9 और बटे में बेटा कितना है R²। तो R का मान कितना है 0.1। अच्छा 0.1 को हम ये भी कह सकते हैं 10 की घात -1 मीटर, ऐसा भी कह सकते हैं। दशमलव खिसकाएंगे। दशमलव का नियम आपको याद होगा कि अगर हम दशमलव को सीधे हाथ की तरफ खिसकाते हैं तो घातें घट जाती हैं, और अगर दशमलव को हम उल्टे हाथ की तरफ खिसकाते हैं, दशमलव को हम उल्टे हाथ की तरफ खिसकाते हैं तो घातें बढ़ जाती हैं। ठीक, हमने यहाँ से दशमलव को यहाँ पर लाए तब तो यहाँ पे 1 बना। जब दशमलव को 1 अंक खिसकाया है ना, इस अंक के इस तरफ ले आए तो इस तरफ लाने का मतलब सीधे हाथ पे, तो 1 घात कम हो गई। जितने अंक खिसकाएंगे उतनी घातें कम होंगी। इस तरफ हम जितने अंक खिसकाएंगे उतनी घातें बढ़ जाती हैं। ठीक, तो R का मान 10 की घात -1 मीटर है। अब हमें यहाँ पर रखना है। जब हम 10 की घात -1 यहाँ पर रखेंगे तो उसके ऊपर तो बेटा स्क्वायर भी लगा है, तो 10 की घात -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप कैलकुलेशन समझें, हालांकि आप स्वयं किया करो, सेल्फ किया करो कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 त्रिका 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर देखिए आप 8 और इंटू 16, 0 बाद में एडजस्ट करेंगे, 16 8 128 हो गया। 128 इंटू, अब घातें समझो, ये 9 से ये -9 तो पूरी कैंसिल हो गई। इसके बाद अब समझो, ये 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, घात का घात में गुणा, 10 की घात -2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो ये 10 की घात +2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 1 0, ये 1 0 में 1 घात बनती है, तो 1 घात ये 1 घात ये छोड़ दी थी, 2 घातें ये, और यहाँ से ऊपर पहुँची 2 घातें वो मिल गई प्लस की, माइनस की थी ना नीचे, ऊपर ले गए प्लस की, तो 2 और 2 4 घातें हो गई। अब 4 घातों से ये 9 घातें घटाना है, तो 4 से 9 घटाएंगे तो 10 की घात कितना आएगा -5 आएगा बेटा, आएगा। और अगर हम -5 आएगा, अगर हम इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, देखो बेटा इसमें दशमलव दिख नहीं रहा, इसका मतलब कि यहाँ पर है, और इस दशमलव को हम खिसका के 2 अंक यहाँ पर ले आए, तो बेटा 2 अंक खिसकाया और कहाँ खिसकाया, उल्टे हाथ पे, तो घात बढ़ेगी। अच्छा कितनी थी यहाँ पर घात, -5 बनी थी ना, अब उसमें 2 और ऐड कर दो, -5 में 2 जोड़ेंगे तो 10 की घात बन जाएगा -3। ये क्या निकाला बेटा, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, अब सवाल आगे क्या कह रहा है, समझने की बात यहां पर है। आगे सवाल में कह रहा, यदि उन्हें एक तार के द्वारा, इसको हम इरेज कर दें, यदि उन्हें एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, देखो यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा। बेटा 2 गोले थे, एक अलग रखा था, ये एक अलग रखा था, है ना, इसका आवेश 80/3 था, इसका 160/3 था, अलग अलग थे तो इसका 80, इसका 160। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐसे टच कर देंगे, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि चिपकाई दो, ऐसे टच करो हटा लो, ठीक, लेकिन टच किया और हटा लिया उतने में काम हो जाएगा। देखो कैसा, जब हम 2 वस्तुओं को टच करते हैं, आवेशित वस्तुओं को, तो इसकी आधी चार्जिंग इसमें चली जाती है और इसकी आधी चार्जिंग इसमें आ जाती है। यानी ऐसे समझो, जैसे किसी चालक पर 10 कूलाम, हमने बताया था आपको आर्टिकल, किसी चालक पर 10 कूलाम आवेश है, दूसरे चालक पर 12 कूलाम आवेश है, ये अलग है तो इस पर 10 है, ये अलग है तो इस पर 12 है। लेकिन जब हम इन दोनों को किसी तार के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, किसी तार के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा कनेक्ट करने से, कि इसकी आधी चार्जिंग इसमें आ जाएगी और इसकी आधी इसमें आ जाएगी। ठीक, तो कितनी कितनी हो जाएगी, तो इस पर कितनी होगी और उस पर भी उतनी ही होगी, लेकिन कितनी, तो उसका तरीका सीधा सीधा ये कि आप दोनों को जोड़ के और 2 का भाग कर दीजिए, 12 10 22 और 2 से काट दो, 11 कूलाम पहले चालक पर होगा आवेश और 11 कूलाम दूसरे चालक पर होगा, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दिया जाता। अब समझो बेटा,
एक चालक पर आवेश 80/3 है, दूसरे चालक पर 160/3 है। ठीक, अगर हम दोनों को तार द्वारा जोड़ दें, दोनों को तार द्वारा जोड़ने पर, तार द्वारा जोड़ने पर, तो बेटा जब दोनों को हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो पहले चालक का जो आवेश होगा और जो दूसरे चालक का आवेश होगा बेटा दोनों बराबर के हो जाएंगे। अब दोनों बराबर के हो जाएंगे। आधा लीटर दूध, आधा लीटर पानी, अगर आप एक बर्तन में आधा लीटर दूध लें, एक बर्तन में आधा लीटर पानी लें और दोनों बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में आप खाली कर दें तो फिर वो 1 लीटर बन गया उसमें, लेकिन मिक्स हो गया। अब आप उस 1 लीटर के बर्तन से आधा लीटर दूध वाले में वापस कर दें और आधा लीटर पानी वाले में वापस कर दें, तो बताइए कि क्या आधे लीटर दूध वाले में दूध पहुंचेगा? आधा लीटर कभी लाइफ में नहीं पहुंचेगा। आधे लीटर पानी वाले में क्या पानी पहुंचेगा? आधा लीटर कभी जिंदगी में नहीं पहुंचेगा, है ना। तो क्या होगा बेटा कि आधे लीटर दूध वाले बर्तन में आधा दूध आधा पानी गया, यानी पावर दूध और पावर पानी गया, और जो पानी वाला बर्तन है उसमें भी पावर दूध और पावर पानी गया। मतलब कुल मिला के मात्रा टच करने से आधी आधी हो जाती है। ठीक, अच्छा, तो जब आधी आधी हो जाती है तो हम ये भी देख लें कितनी हो रही भाई, और दोनों बराबर क्यों होंगे? जो पहले गोले पर होगा आवेश वही दूसरे गोले पर होगा टच करने के बाद, तो कितना होगा? तो हमने उसका तरीका क्या बताया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ो बेटा, 80/3, 80/3 इंटू 10 की घात -9, ये पहला आवेश, प्लस 160/3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम, ये दूसरा आवेश, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। अच्छा, जोड़ने से पहले आवेश थे Q1 Q2, जोड़ने के बाद तो बदल जाएंगे ना, तो फिर Q1 Q2 ना लिख के इसमें आप डैश लगा दो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद तो आवेश अलग अलग होंगे। अब भी अगर Q1 Q2 लिखेंगे तो फिर Q1 Q2 तो ये थे, अब थोड़ी ना Q1 Q2 इतने आएंगे। तो कितना बना बेटा? अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो बस ये तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे, और 160 में 80 को जोड़ लो, 240 हो गया। तो बस 240/3, और 3 से 240 को काटो तो 80, और फिर नीचे बटे में 2 है, 2 से 80 काटो तो 40, बस। तो 40 इंटू 10 की घात -9 कूलाम आ गया दोनों चालकों पर। अब लास्ट में कह रहा कि तो बल कितना हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा? तो F ज्ञात करना। चलो इसको भी अब हम F डैश मान लें, क्योंकि F तो पहले ही निकाला था आपने। ठीक, इसको हम F डैश मान लें। तो F डैश बराबर सूत्र वही रहेगा, 1/4πε0 इंटू क्या होता Q1 Q2, तो Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R²। तो इसका मान बेटा कितना? 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 डैश कितना? 40 इंटू 10 की घात -9। Q2 डैश कितना? 40 इंटू 10 की घात -9। रह गई दूरी की बात, तो बेटा 2 गोले थे, दोनों गोलों को कितनी दूरी पर पहले रखा था? 0.1 मीटर की दूरी पर, ऐसे करके। और जब दोनों गोलों को ऐसे टच किया तो ये नहीं कि बस टच कर दिया तो बस चिपक के रह गए ना, ऐसे करके टच किया और टच करके फिर उसी जगह ले गए। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी वही रहेगी। 10 की घात -1 है, तो 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैद्युत बल की गणना करेंगे। ठीक, नोट करिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका क्या कह रहा? देखिए, हमने जो अभी कहानी आपको बताई कि जब 2 चालक अलग अलग हों तो उनके दोनों के आवेश जो होंगे वही बने रहेंगे, लेकिन अगर आपने धोखे से दोनों चालकों को थोड़ा सा क्षणिक समय के लिए भी टच कर दिया
तो इसकी आधी चार्जिंग, इसका आधा आवेश उसमें और उसका आधा आवेश इसमें आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इस सवाल में क्या कह रहा है बेटा, सवाल को पहले हम स्क्रीन पर लाएं। कह रहा है दो धनावेश जो परस्पर दो धनावेश जो परस्पर दशमलव 1 मीटर की दूरी पर हैं, दशमलव 1 मीटर की दूरी पर हैं। आगे कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। आगे कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, कितना 9 माइक्रोकूलाम ऐसे लिखा जाता है, 9 माइक्रोकूलाम हो तो उसके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उसके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को सुने, समझें आराम से। दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा पानी पी ले बेटा, प्यास लग रही है, गर्मी का समय है। चलिए, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी, बहुत आराम से समझना। दो धनावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है। पहले हम आपको डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करें, उससे क्लियरिफिकेशन आएगा। दो आवेश, मान लीजिए एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों धन आवेश हैं, माइनस तो नहीं लगा कहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.1 मीटर। एक दूसरे को, सवाल को देखिएगा, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बेटा जब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे 18 न्यूटन के बल से। यानी दोनों के बीच बल कितना लग रहा? 18 न्यूटन। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। बल कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा? तो उसके अलग अलग मान ज्ञात। आगे कह रहा यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम। देखिए दो आवेश आपने माने Q1 और Q2, दोनों का योग बता रहा 9 माइक्रोकूलाम। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। अच्छा, माइक्रो अगर आप हटाना चाहें तो हटा दें। Q1 प्लस Q2 बराबर, माइक्रो जब भी हटाना हो प्यार से हटा दीजिए, केवल 10 की घात -6 का गुणा कर दीजिए, माइक्रो खत्म हो जाएगा, कूलाम बचेगा। यानी एक माइक्रो में 10 की घात -6 होता है। एक माइक्रो कूलाम है तो 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। यानी जितने माइक्रो कूलाम हो उतने में 10 की घात -6 का गुणा कर दीजिए आप। ठीक, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण। अब आइए जरा आप
दो आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर, ये R हो गया। वो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, F का मान हो गया। हम जानते हैं कूलाम साहब को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा इसका मान F का 18 न्यूटन और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 क्या कह रहा, उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी Q1 और Q2 का ही मान आपको ज्ञात करना है, Q1 ज्ञात करना है और Q2 ज्ञात करना है, ये दोनों मान ज्ञात करना है। तो बेटा Q1 को Q1 रख दो, Q2 को Q2 रख दो, जब मालूम नहीं है तो वैसे ही रख दो बस। R का मतलब दूरी, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर। अभी हमने आपको बताया था कि 0.1 मीटर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, R की जगह 10⁻⁻1 लिखो तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 10⁻⁻2 बन जाएगा, 2 एकम 2। ठीक, अच्छा इसको यहाँ लाओ तिर्यक गुणा करा के। ठीक बेटा, ये भी यहीं ले आओ, इसको भी यहीं ले आओ, तो यहाँ क्या बचेगा, यही तो बचेगा Q1 × Q2। तो लिखो Q1 × Q2, Q1 × Q2 बराबर, अब समझना, इसको यहाँ लाए तो 18 × 10⁻2 है ना, ये 18 × 10⁻2। ठीक, बटे में आओ, ये संख्या बटे में ले आओ तो बटे में 9 × 10⁻9। ठीक, 9 से इसको काटो तो ये हो गया आपका 9 दूनी 18, 2 आ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले ये 9 घातें ऊपर ले जाओ तो 10⁻9 हो जाएगा और -2 पहले से है तो 10⁻11 हो गया, 10⁻11 हो गया। अब आप कहोगे सर ने तो गलत लिख दिया, कह रहे 11 लिख रहे 12। बेटा हमने धोखे से नहीं लिखा, सह के लिखा है। यहाँ हमें 10⁻11 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने 10⁻12 लिख दिया, यानी -11 में एक और घटा दिया तो -12 हो गया। एक और घटा दी घात, ऐसे अपने मन से, अपनी सरकार थोड़ी ना, जो चाहो वो करो हैं। अरे भाई एक घात और घटाई है तो एक घात कहीं जोड़ दीजिए ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक घात घटाई और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, एक 0 माने एक घात, एक 0 यानी एक घात यहाँ बढ़ा दी, बैलेंस बराबर। तो ये बन गया 20 × 10⁻12। ठीक, अच्छा अब ये चीज़ काम आएगी। Q1 × Q2 का मान कितना आया, 20 × 10⁻12। ठीक, अच्छा अब आप एक बात बताइए, आपने ये सूत्र पढ़ा है सबने? ठीक, अच्छी बात, पढ़ा है। आपने ये भी सूत्र पढ़ा है, इसका सूत्र A² + B² - 2AB। इसको तोड़ते हैं तो A² + B² + 2AB होता है। अलग अलग है ना दोनों, लेकिन फिर जब अलग अलग है तो हम बीच में इक्वल तो लगा नहीं सकते। ठीक, ये A² + B² - 2AB, यानी इसमें 2AB कम हो रहा, और ये A² + B² + 2AB, यानी इसमें 2AB ज़्यादा हो रहा। तो इसमें 2AB कम है, 2AB कम है, और इसमें 2AB ज़्यादा हो रहा। कितने का फर्क हो गया दोनों में? इसमें 2AB कम है और इसमें 2AB ज़्यादा है, तो टोटल फर्क 4AB का हो गया। ये पहले से 2 रुपए कम है। ऐसे समझो, हमारे पास ऐसे ये महोदय बैठे हैं बगल में, कोई ऐसा मान लो, ये महोदय से, श्रीमान जी से हमारे पास 2 रुपए कम है। मान लो इनके पास 10 रुपए हैं तो हमारे पास कितने, 8, और आपके पास 2 रुपए ज़्यादा हैं तो आपके पास कितने हुए इनसे? इनके पास 10 हैं तो आपके पास कितने हुए? जब 2 रुपए ज़्यादा हुए आपके, तो 10 × 2 = 12। तो हमारे पास 2 रुपए कम यानी 8, और आपके पास 2 रुपए ज़्यादा यानी 12। तो अब अगर हम और आप तुलना करें तो कितने का अंतर हो गया? 4 का।
इसमें 2ab कम है और इसमें 2ab ज़्यादा है, यानी 4ab का अंतर हो गया। जब हम इसमें से, ये ज़्यादा है ना, तो इसमें से जब हम 4ab घटा देंगे तब ये बराबर होगा। ठीक, उसी तरह हम कह सकते a और b को अगर हम q1 और q2 मान लें तो a की जगह q1 और b की जगह q2, तो q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4q1 q2। राइट, अब आप मान रखिए q1 प्लस q2, यहाँ देखिए q1 प्लस q2, इसका मान कितना बेटा 9 इंटू 10 की घात माइनस 6। यहाँ रखो 9 इंटू 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू q1 q2, और q1 q2 का मान बेटा कितना है 20 इंटू 10 की घात माइनस 12। ठीक, तो 9 का वर्ग 81 और 10 की घात माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 20 चौको 80 इंटू 10 की घात माइनस 12। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 किया था ताकि आपको एक जैसी गुणांक मिल सकें और आप जोड़ घटा सकें। अब जब गुणांक 1 से हैं तो फिर 81 से 80 घटा लो, 1 इंटू 10 की घात माइनस 12 आ गया। किसका मान आया? ये q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर आया बेटा, ध्यान रखना। अब जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो q1 माइनस q2 बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ का वर्गमूल लेना पड़ेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 10 की घात माइनस 12, घातों का जो वर्गमूल होता है बस घातें जस्ट आधी हो जाती हैं उसमें, यानी 10 की घात माइनस 6 हो गया। ये आप मान लीजिए समीकरण सेकंड, और जो पहला समीकरण ये माना था आपने, पहला समीकरण, उसको उसी के नीचे लिख दीजिए q1 प्लस q2, q1 प्लस q2 बराबर कितना है बेटा 9 इंटू 10 की घात माइनस 6। ये आपका बन गया पहला समीकरण, ये तो पहले से था और ये आपका बन के आ गया दूसरा। दोनों समीकरणों को 7th 8th क्लास में जो आपने x और y वाले समीकरण पढ़े सेम उसी तरह हल कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट ऐड टू इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर जब आप दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो q2 प्लस का q2 माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों जुड़ गए तो कितना बना 2q1 बराबर, इनको जोड़ो, गुणांक 1 से हैं दोनों के, तो 9 और 1 घातें 1 सी हैं तो गुणांक जुड़ जाएंगे, 9 और 1 10 इंटू 10 की घात माइनस 6। अच्छा 2 बटे में जाएगा तो ये 2 का भाग दे दो, q1 बराबर आ गया, q1 बराबर आ गया 5 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम। बेटा माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात माइनस 6 का गुणा करते हैं, और अगर हम 10 की घात माइनस 6 का भाग कर दें तो माइक्रो लग जाएगा। तो अगर हम इसमें 10 की घात माइनस 6 का भाग दे दें तो यहाँ पे माइक्रो लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात माइनस 6 का गुणा और माइक्रो लगाने के लिए 10 की घात माइनस 6 का भाग। जब बटे में 10 की घात माइनस 6 करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 5 माइक्रो कूलाम। अब एक आवेश आ गया q1 का मान 5 माइक्रो कूलाम, जबकि दोनों आवेशों का टोटल कितना है 9, दोनों का टोटल 9। जब एक 5 आ गया तो दूसरा कितना होगा 4, तो q2 बराबर हो जाएगा, q2 बराबर हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। नोट करिए। हो गया। चलिए अब इसमें एक पहर आपका हो गया न्यूमेरिकल का इस चैप्टर का, यानी एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स कराएंगे। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप तक पहुंचाएं और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल। हमारा सेटअप इस तरह से रहेगा कि आपको जैसे एक न्यूमेरिकल लगाया, दूसरा भी मान लो लगा दिया, और अगर तीसरा कोई न्यूमेरिकल सेम उसी तरह का या चौथा कोई न्यूमेरिकल सेम उसी तरह का मिल रहा तो फिर कोई मतलब नहीं होता उसका लगाने का। भले अच्छा है कि कम से कम आपकी हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है ना।
तो हम सिर्फ उसी तरह के न्यूमेरिकल छोड़ेंगे जिस तरह का न्यूमेरिकल हम आपको बता चुके होंगे, उसी तरह का न्यूमेरिकल हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे बस। ठीक, बाकी छोड़ना कोई न्यूमेरिकल नहीं है। हर कॉन्सेप्ट का, हर फार्मूले का आपको नया न्यूमेरिकल आपको अवश्य मिलेगा पढ़ने को। ठीक, चलिए मेहनत करिए बेटा, और जिस मेहनत से हम आपके साथ लगे हैं, थोड़ा सा चैनल को ज़ोर शोर से, मेहनत के साथ, है ना, ज़ोर शोर से आप शेयर करिए, तेज़ी से चैनल को बढ़ाइए। जितनी तेज़ी से चैनल बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मिलेगी, उतनी तेज़ी से हम आपके साथ मेहनत करेंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, आप स्वस्थ रहिए, हम भी स्वस्थ रहें। आप अपने फ्यूचर का अच्छा ध्यान रखिए। आपको एक अच्छे भविष्य, आपको अपना एक अच्छा भविष्य बनाना है। मेहनत करिए, पढ़िए बस सब लोग। ठीक है, माँ बाप के सपनों को साकार करना है। माँ बाप की मेहनत, जिस तरह से आपकी इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, आप उनकी मेहनतों को ध्यान रखिएगा। आप अपने आप पढ़ने में मन लगाने लगेंगे। ठीक है, ओके, बाय।